क्लास 11 पॉलिटी अध्याय 2 स्वतंत्रता। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया, उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने के लिए भी तैयार रहे हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षाओं को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नीति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छा और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्ति करती है और ऐसी स्थितियां प्रदान करती है जिसमें हम अपनी विकास कर सके। राजनीतिक सिद्धांतों में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप में आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती है। इस पर भी वाद विवाद रहा है और कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप किसी भी समाज की आर्थिक और राजनीतिक संरचनाएं प्रभावित है। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी ही चर्चाओं पर एक नज़र डालेंगे। इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझ जाएंगे। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों के अंतर के विषय में व्याख्या स्पष्ट होंगे। यहाँ समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत क्या मतलब है। स्वतंत्रता का आदर्श। इस सवाल के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुके और कुछ विचार करें। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाई और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की हैं। इस अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने के लिए विवाह करने में मुक्त चयन पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेद सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उसके साथियों ने इसके लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्तों की बाधाओं को दूर करने के लिए संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन में 27 वर्ष जेल की कोठरियों में अंधेरों में बिताए। कल्पना कीजिए कि अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे, खेल अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने और जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देना क्या मतलब होता है। कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया है क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। आपने एकाकी कोठरी में बंद रहना चुना और आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई है। क्या केवल महान स्त्रियां और पुरुष ही स्वतंत्रता जैसे ऊंचे आदर्शों के लिए लड़ते हैं? क्या इस सिद्धांत का मेरे लिए क्या मतलब है? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। आंगसू की के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सू की को म्यांमार के उनके घर पर नजरबंद करके रखा गया था। सू की अपने बच्चों से अलग है। यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे तब भी सू की को उनसे मिलने नहीं दिया गया।
सैनिक शासकों को डर था कि यदि वे अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उन्हें वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। वह कहती है, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानव जीवन नहीं जी सकते। ये विचार है, गहरे विचार है, जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सू की का कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं के साथ लोगों का मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सू की ये अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाए। आंग सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों से हम स्वतंत्रता आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श आपके राष्ट्रीय संघर्ष और राष्ट्रीय ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के लिए संघर्ष का केंद्र था। आओ कुछ करके सीखे। क्या आप अपने गांव, शहर या जनपद में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में याद कर सकते हैं जिसने अपनी या औरों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया हो? उस व्यक्ति के बारे में एक छोटा सा लेख लिखिए। इस लेख को यह भी लिखिए कि उस व्यक्ति ने स्वतंत्रता के किन खास पहलू की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता, इस प्रश्न का एक सीधा साधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके, स्वायत्त तरीकों से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है, उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकें। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। स्वराज। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ है स्वयं का शासन भी हो सकता है अथवा स्वयं का ऊपर भी हो सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसने तिलक के प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा को प्रेरित किया। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज भी है। स्वराज की यही सब समझ गांधी जी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई है। हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे स्वयं और उसके समाज समुदाय के रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। कहना न होगा कि स्वराज की ही ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1909 में गांधी के हिंद स्वराज लिखते समय थी। समाज में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध नियोजित है और कौन से नहीं, किसी को स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जान सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी है। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है, जिसके भीतर व्यक्तिगत मौजूद होते हैं। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल
करने की ज़रूरत है। यह देखना भी ज़रूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं। जिस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और जिसको नहीं, हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने यह तय करने में इस्तेमाल किया है, कौन सा प्रतिबंध ज़रूरी है। क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह या राष्ट्र के बीच संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाएं। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थन हो सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत, अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इसमें हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। वाद विवाद संवाद, लड़की लड़कियों को यह तय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वे किससे शादी करें। इस मामले में अभिभावकों को कुछ नहीं कहना चाहिए। प्रतिबंधों का स्रोत, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं कि ये प्रतिबंध बलपूर्वक सरकार द्वारा ऐसे कानूनों की मदद से लिए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद व्यवस्था में लगाए। सरकार की कोई न कोई ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो या राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी माध्यम मानी गई है। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध न हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की जरूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकते हैं, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। समाज में असहमति उभरने से अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखेंगे। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लड़ाई, किसी खास फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति, जैसे कि अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जन हानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई नया तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप में हम एक मुक्त समाज हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के लिए अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार। यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का है, लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय एक ऐसे सर्वांगीण स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति और समाज की है, अमीर और गरीब की है, स्त्रियों और पुरुषों की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी को मुक्त होगा, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं के अंत तथा सांप्रदायिक और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुष को स्वप्न सरीखा लग सकता है, लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है।
अक्टूबर 1929 में लाहौर में छात्र सम्मेलन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण। लेकिन ऐसा समाज के निर्माण के लिए कुछ भी प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम यह जरूरी है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए जरूरी है कि हम उनका विरोध करें, जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं यह उनसे अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार्य या अवांछनीय लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानून और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। बदतर स्थिति में हमें किसी भी विचारों के एकरूप होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपने स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल का यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है, औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं। कौन सी सत्ता औचित्यपूर्ण है यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। उदारवाद। जब हम कहते हैं कि उसके माता पिता बड़े उदार हैं, तो हम अक्सर यह कहना चाहते हैं कि वे बड़े सहनशील हैं। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदारवादी चाहे किसी एक व्यक्ति से असहमत हो, तभी वे उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेते हैं। लेकिन उदारवाद इतना भर नहीं है, और न ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, लेकिन उनके लिए इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता को समानता जैसे उन मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नज़र से देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद से मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमि का पक्ष लिया। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी कम करने वाले उपायों की जरूरत है। हानि सिद्धांत। इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमा आरोपित करने की क्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। आइए मिल के कथन को उसी के शब्दों में पढ़ें और समझने का प्रयास करें। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा है। मिल ने स्वयंबद्ध और पर संबंध कार्यों में अंतर बताया है। स्वयंबद्ध वे कार्य हैं जिसके प्रभाव में केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि परस्पर कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है कि स्वयं संबंध कार्य और निर्णयों के मामलों में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। शब्दों में कहें तो स्वयं संबंध कार्य वे हैं जिसके बारे में कहा जा सके कि यह मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसा मेरा मन होगा। अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपका क्या मतलब है। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में परस्पर संबंध कार्य वे है जिसके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। सभ्य समाज से उनका क्या मतलब है। जिन समाज में कानून का राज्य नहीं होता, वहाँ स्वतंत्रता से हस्तक्षेप किस प्रकार होता है।
चूँकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। प्रतिबंध लगाने के लिए ज़रूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी-मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने का सुझाव देता है। उदाहरण के लिए, किसी बहुमंजिले भवन की ऊँची आवाज़ों में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रह रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जतानी काफ़ी होनी चाहिए। इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह न करते हुए ऊँची आवाज़ में संगीत सुनाता है, चाहे तो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। ऊँची आवाज़ में संगीत सुनाना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने और अपनी संगीत सुनाने से रोकता है। ये छोटे-छोटे नुकसान हैं और इनसे केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफ़ी होगा। यह कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। किन्हीं कार्यों पर संबंध पर कानूनी सख्ती के प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोणों और अलग-अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए। घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े न हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए, जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई हो, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी न माने तो उसे आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है या कोई सभा आयोजित करके उसके अधिकार की कटौती की जा सकती है। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी नियोजित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हो और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंधों में न तो अतिरेक हो और न ही असंतुलन, क्योंकि तब यह समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। परिधानों पर प्रतिबंधन का मुद्दा, चिंतन मंथन। यदि अपने परिधान का चयन अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है तो नीचे दी गई उन युक्तियों को किस तरह देखते हैं जिनसे खास तरह के परिधान का प्रतिबंध लगाया गया। माओ के शासनकाल में चीन के सभी लोगों को माओ सूट पहनना पड़ता था। तर्क यह था कि यह समानता का अभिव्यक्ति है। एक मौलवी द्वारा सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी किया गया क्योंकि उसका पहनावा उस पहनावे के खिलाफ माना गया जो महिलाओं के लिए तय किया गया है। क्रिकेट के टेस्ट मैचों में यह जरूरी है कि हर खिलाड़ी सफ़ेद कपड़े पहने। छात्र छात्राओं को विद्यालय में एक निर्धारित वेशभूषा में रहना पड़ता है। वाद विवाद, मनचाहे परिधान पर प्रतिबंध सभी मामलों में नियोजित है या केवल कुछ में। यह स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का मामला कब बन जाता है? इन प्रतिबंधों को लगाने का अधिकार किसको है? क्या धार्मिक नेताओं को परिधान के मामलों में निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए? क्या यह राज्य को तय करना चाहिए कि कोई क्या पहने? क्या क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ियों के पहनावे के नियम तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (ICC) को उपयुक्त संस्था है? क्या प्रतिबंध आरोपित करना अन्यायपूर्ण है? क्या यह कोई तरीके से व्यक्तियों की अभिव्यक्ति को काम करते हैं? आरोप को स्वीकार करने के परिणाम क्या होते हैं? क्या माओकालीन चीन में सभी लोगों को एक जैसे कपड़े पहनने से समाज में गरीबी कम हो गई है? अगर महिलाएं ऐसे कपड़े न पहन सके जिसमें वे पुरजोर तरीके से संघर्ष कर पाए तो यह माना जाए कि वे खेलों में सहभागिता से वंचित की जा रही है। अगर क्रिकेट खिलाड़ी रंगीन कपड़े पहनते हैं तो इससे क्या खेल प्रभावित होगा? सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। इस अध्याय में पहले हमने स्वतंत्रता के दो आयामों की चर्चा की है। बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांतों में इन नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उन क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो, जिसमें वह जो होना, बसना या करना चाहे कर सके, बन सके और कर सके। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा।
यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र में की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरे से अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। यह क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये वाद विवाद के विषय हैं, बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप का निजी का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, स्वतंत्रता उतनी अधिक होगी। हमें जो मानने की ज़रूरत है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्तियों के लिए ऐसे दायरे की बात कहती है जो अनुल्लंघनीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा को में कटौती होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए सवाल पूछा जा सकता है, विद्यालय, खेतों के मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या है ऐसा मामला, जो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है? और क्या इसलिए यह ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती? यह ऐसा मामला है जिसमें राज्य, धार्मिक सत्ता, आईसीसी, सीबीएसई जैसे कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। इससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा कि मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसे रूसो, हैगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारों से प्रेरणा लेने वाले में देखा जा सकता है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह, जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो तो वह भी खिल पाता है। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों को लाभ मिलना ही चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध न हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने अवसर भी होने चाहिए, जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम प्राथमिकताओं के ध्यान में लिया जाए। सबसे पहले अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार और हस्तक्षेप के अलोंघनीय क्षेत्र से है। कुछ क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता और हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती है और एक दूसरे का समर्थन करती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासन सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों में सहारा लेकर अपने शासक को न्योचित सिद्ध करने की कोशिश करे। क्या हमें अपने पर्यावरण को नष्ट करने की आज़ादी है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुतम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। जे.एस. मिल ने सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा के लिए एक अच्छा प्रसंग है। बहुत बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेखक पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाए, अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारण के रूप में देखा है, जहां सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया है, जहां हमने स्वतंत्रता पर नियोजित सीमाएं लगाने की जरूरत को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही यह भी माना है कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है और जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
वाल्तेयर का कथन याद करें, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। हम इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कितनी गहराई से प्रतिबद्ध हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उसने 4 कारण पेश किए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज भी स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हों। पहला कारण यह है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें छुपे हुए सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। दूसरा कारण है पहले कारण से जुड़ा है, सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जो विचार आज गलती से प्रतीत हुए हैं वही सही तरीके के विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है। तीसरा, विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था, बल्कि हर समय में इसका सतत महत्व है। सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि वह एक विचारहीन और रूढ़ उक्त में बदला जाए। जब इसे विरोधी विचार में सामने रखेंगे तभी इस विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। अंतिम बात यह है कि इस बात को लेकर यह भी निश्चित नहीं हो सकता कि जिससे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार जिन विचारों को जिस समय पूरे समाज ने गलत समझा और दबाया, बाद में वो सत्य पाए गए। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान में बदल सकते हैं। दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान के लाभों से वंचित रह जाते हैं। कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। यह फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा इसका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें यह भी लगता था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में यह फिल्म कहीं और बनाई गई। इसी तरह से ओबरे मेनन की रामायण रीटोल्ड और सलमान रुश्दी की द एस्टोनिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नाम की फिल्म और द नाथूराम बोलते का नाम नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध करने के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरह के प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालीन समाधान है, क्योंकि यह तत्कालीन मांग को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि को यह बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाने लगते हैं तब प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए? आखिरकार हम फिल्मों की सेंसरशिप भी तो करते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वे ये हैं कि किसी स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए और किस में नहीं। क्या प्रतिबंध कभी भी नहीं लगाए जाने चाहिए? इसी से जुड़ी दिलचस्प बात है कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में न लिखने के लिए एक समझौते से बंधा होता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद राजमहल की राजनीति के बारे में कोई साक्षात्कार देना चाहे, लेख या पुस्तक लिखना चाहे, तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अन्यायपूर्ण पर प्रतिबंध है? अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में है, वे हम पर विभिन्न स्थितियों में लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह महसूस करने की ज़रूरत है कि जब ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तब ये हमारी स्वतंत्रता की कसौटी इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्वक या अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार की सीमित नहीं होती। अगर हमें किसी स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है, तब हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। हमने यह कहते हुए शुरुआत की है कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। अब हम यह महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है।
और हम विकल्प चुनते हैं कि हमें अपने कार्यों और उनके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकार पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता-पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्ण जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के लिए परिष्कार से होगा, उतना ही जरूरत इसको राज्य और समाज के सत्ता को सीमित करने करके पालन पोषण की है।